काफी सारी भीड़ जमा थी। वीआईपी वार्ड में काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी। आरिद का मैनेजर धैर्य लगातार किसी से फोन पर बात कर रहा था। आप लोगों का दिमाग खराब हो चुका है क्या? आरिद इस वक्त कोमा में है और आप लोगों को अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स की पड़ी है। मतलब हद हो चुकी है। वो लड़का यहाँ अकेला पड़ा है, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, तो आप इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। आखिर आप लोग अपने आप को समझते क्या है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। आरिद जब जागेगा तो वो डिसाइड करेगा कि उसे स्क्रिप्ट देनी है या फिर नहीं। जी नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। धैर्य का धैर्य अब टूटने लगा था। उसने अपना सिर हिला दिया और बोला, नहीं मिस्टर कपूर, आप सुनिए, मैं आपको आरिद की लिखी स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। जब वो जागेगा तो वो स्क्रिप्ट देने का डिसीजन खुद से करेगा। मैं उसका मैनेजर हूँ, उसका वारिस नहीं। और अगर वो नहीं जागा तो उसकी लिखी स्क्रिप्ट बुक में पब्लिश होगी ताकि उसको सही से क्रेडिट मिल सके। इतना कहकर धैर्य ने फोन काट दिया। उसका दिमाग खराब हो गया था। उसने दोबारा उसके कमरे की तरफ देखा जहाँ पर आरिद अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। इसी बीच पीछे से आवाज आई, मिस्टर धैर्य। धैर्य एकदम से पलट गया और उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसके मुंह से अचानक निकला, मिस सुपर्णा। सुपर्णा अपनी मैनेजर रचिता के साथ खड़ी थी। सुपर्णा की आंखें अभी भी लाल थी, लेकिन धैर्य इन नकली आंसुओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए और वो जाकर दोनों लड़कियों के सामने खड़ा हो गया और कहा, आप यहाँ क्या कर रही है मिस सुपर्णा? सुपर्णा ने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, मैं आरिद से मिलने आई हूँ। वो ठीक तो है ना? मुझे जब से पता चला है आई वॉज रियली वरीड अबाउट हिम। ही इज इन कोमा। काफी सारा ब्लड लॉस हुआ है। फिलहाल के लिए डॉक्टर ने किसी भी अनजान इंसान को अंदर जाने के लिए मना किया है, एंड फॉर सिक्योरिटी मेरे अलावा कोई और अंदर नहीं जा सकता है। थैंक यू फॉर योर विजिट, बट नाउ यू कैन गो बैक। धैर्य ने ठंडी आवाज में कहा तो सुपर्णा के चेहरे के भाव बदल गए और वो बोली, यू आर सेंडिंग मी बैक? आर यू सीरियस? यहाँ कोई मीडिया नहीं है सुपर्णा कि तुम आरिद की फिक्र करने का ड्रामा करो। वो लड़का बहुत सारी चीजों से गुजर चुका है। बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर से सारे एलिगेशन हटे हैं और उसे क्लीन चिट मिली है, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है। ऐसे में मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा उसकी लाइफ में वापस लौटो। धैर्य ने ठंडी आवाज में कहा और उसे जाने का इशारा कर दिया। मिस्टर धैर्य, बाहर मीडिया खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें कुछ गलत लीड देंगे छापने के लिए, राइट? कहते हुए रचिता अब आगे आई। उसके चेहरे के भाव किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं थे। धैर्य हल्का सा हंस पड़ा। मीडिया को देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। आरिद ने सुपर्णा से इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि वो पीठ पीछे उसके राइवल को भेंट कर दी। उसके बाद जब आरिद के सामने उसकी सच्चाई सामने आई तो तुमने मंजुल तिवारी और बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे बुली करना शुरू कर दिया। तुम्हारी ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट अगर तुम डिलीट भी कर दोगी तो भी उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास रहेंगे। सुपर्णा खन्ना। सुपर्णा का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से के मारे कुछ कहना चाहा कि धैर्य ने आगे कहा, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और तुम एक हाई स्टैंडर्ड नेपो किड एक्टर हो, तो तुम हमेशा उसे नीचा दिखाती रही। लोगों के सामने तुम्हारी बहुत अच्छी इमेज होगी, लेकिन मैंने देखा है कि तुम असलियत में अपने आप को सबसे बेस्ट समझती हो। बट इन रियलिटी यू आर एज पैथेटिक एज यू एक्टिंग। ये सुनकर सुपर्णा का मुंह खुला का खुला रह गया और वहीं रचिता ने तेज आवाज में कहा, मिस्टर धैर्य, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है। इट्स द हॉस्पिटल एंड यू कांट शाउट हियर। धैर्य ने कहा ही था कि तभी पीछे से एक तीखी आवाज आई और सब उस तरफ पलटे। धैर्य ने एकदम से कहा, मिस मृगांका। मृगांका आराम से चलते हुए धैर्य के बगल में खड़ी हो गई। सुपर्णा ने उसे घूर कर देखा। हु द हेल आर यू? वही जिसे लोग धक्के मारकर बाहर नहीं निकालते तुम्हारी तरह, बल्कि अंदर बुलाते हैं बड़े प्यार से। हाँ। कहते हुए मृगांका ने एक ठंडी सांस छोड़ी और आगे कहा, बेसिकली आई एम एन ऑपोजिट वर्जन ऑफ यू। सुपर्णा ने गुस्से से कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं एक अमेजिंग पर्सन हूँ, थोड़ी सी खूबसूरत एंड फैंटास्टिकली हॉट। मृगांका ने अपने बालों को एक झटका देते हुए कहा। सुपर्णा उसे घूरती रही, फिर अचानक से वो धैर्य की तरफ पलटी और बोली, ये आरिद की न्यू गर्लफ्रेंड है? आरिद ने मुझे रिप्लेस करने की कोशिश की। मैं चाहूं भी तो इससे तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकती हूँ बेबी डार्लिंग। कहते हुए मृगांका ने अपनी बाहें लपेट ली और आगे बोली, आई एम जस्ट टू अपर क्लास फॉर दैट। तभी रचिता ने एकदम से उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, यू 9। मृगांका ने एकदम से कहा तो रचिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मृगांका ने ठंडी आवाज में आगे कहा, इतनी उंगलियां बचेंगी तुम्हारी हाथों में अगर तुमने दोबारा मेरी तरफ उंगली की?
ओह प्लीज डोंट टेल मी कि तुम फिल्मी डायलॉग मारते हुए रचिता की उंगली तोड़ने की धमकी दोगी। सुपर्णा चिढ़ गई थी। तोड़ने की धमकी कौन दे रहा है? आई विल ईट इट, वो भी बिना पकाए। आई लव इट, स्पेशली जब वो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है। कहते हुए मृगांका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वहीं धैर्य को भी हंसी आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह से नियंत्रण पा लिया। इसी बीच मृगांका ने दोनों लड़कियों को देखा और कहा, मेरे ख्याल से तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। जितनी देर तुम्हारी यहाँ पर इंसल्ट हुई है, उतनी टाइमिंग को तुम आरित के विजिटिंग टाइमिंग की एक्टिंग में बदल सकते हो। वी डोंट माइंड। सुपर्णा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मृगांका आगे बढ़ी और उसने सुपर्णा की आंखों में झांका और कहा, गेट आउट एंड डोंट कम बैक हियर अगेन। सुपर्णा ने अपनी पलकें झपका दी। अचानक से वो पलटी और फिर वहां से चली गई। रचिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर वो भी सुपर्णा के पीछे उसे आवाज देते हुए चली गई। मृगांका ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके बाद वो धैर्य की तरफ पलटी और उसने पूछा, एनी प्रोग्रेस? तो धैर्य ने जवाब दिया, नहीं, काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था जब वो यहाँ आया और डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी बॉडी डीप स्लीप में जाकर अपने आप को हील कर रही है। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा उदास था। वो आगे बोला, गलती मेरी है, मुझे एजेंसी संभालने के चक्कर में उसे किसी नए मैनेजर के हवाले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तब भी मुझे नहीं पता था कि आपने नए मैनेजर को हिप्नोटाइज किया था आरित के साथ गलत करने के लिए। धैर्य चौंक उठा। उसने फटाक से कहा, एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी मृगांका ने कहा, तो आप क्यों नए मैनेजर के एक्शन को अपनी गलती बता रहे? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। दूसरों ने जो किया वो अपने दिमाग के हिसाब से किया, तो आप क्यों उनकी जिम्मेदारी लेकर उन्हें बचाना चाहते हैं? डू यू रियली थिंक कि अपने आप को ब्लेम करके आप सारी चीजें ठीक कर सकते हैं? अगर हाँ, देन गो अहेड। तभी धैर्य ने कहा, नहीं मिस मृगांका, एक्चुअली मैं तो बस। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, मृगांका ने कहा, अगर आपको कुछ ठीक करना ही है तो जिसने गलती की है, जिसने सारी चीजें बिगाड़ी है, मेक श्योर कि उसको उसके किए की सजा मिले। और वो सजा उतनी ही होनी चाहिए जितना वो इंसान डिजर्व करता है, फिर चाहे उसके लिए सालों क्यों ना लग जाए। मृगांका ने इतना कहा और फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा। कैन आई सी हिम फॉर अ बिट? आपने उसके लिए इतना सब किया तो ऑफ कोर्स। धैर्य ने कहा तो मृगांका बिना कुछ कहे कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाजा खोला और वो अंदर पहुंची तो आरित के चेहरे पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मृगांका उसके बिस्तर के एक तरफ खड़ी हो गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मुझे पता चला कि तुम मरने वाले नहीं थे और ना तुम्हें कुछ होता, लेकिन मेरे वहां अचानक से आ जाने से समय में कुछ गड़बड़ हो गई और तुम घायल हो गए। मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोलने आई हूँ, लेकिन तुम्हारे जख्म ठीक करने आई हूँ, क्योंकि माफी मांग लेने भर से चीजें ठीक नहीं होती, उन्हें ठीक करना पड़ता है। इतना कहकर मृगांका ने उसके पेट पर हाथ रखा और मृगांका की पीली आंखें चमक उठी। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, तुम काफी लंबी नींद सोओगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है। चिंता मत करो, तुम कुछ महीनों बाद जाग जाओगे और तुम अभी मरोगे नहीं, क्योंकि। मृगांका ने अपनी पलकें उठाकर सामने देखा तो अचानक ही उसके मुंह से निकला, ये यहाँ पर है। सामने खड़ी जीवंता मुस्कुरा दी। उसने हमेशा की तरह सफेद रंग का लहंगा चोली और सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। मृगांका की भौहें सिकुड़ गई। तुम ऐसे कपड़े पहनकर बोर नहीं हो जाती हो? दुनिया बदल चुकी है जीवंता, थोड़ा अपग्रेड तुम भी हो जाओ। तभी जीवंता ने कहा, तुम्हें देखकर मैं ये आभास कर सकती हूँ कि तुम वास्तव में कितनी अधिक परिवर्तित हो चुकी हो, परंतु ये देखकर मैं प्रसन्न भी हूँ कि तुम इस संसार में कितनी अधिक घुल मिल गई हो। तुम्हारी व्याकुलता एवं व्यग्रता हमें अत्यधिक। उसकी बात बीच में ही काट कर मृगांका ने उपहास किया, अरे बस, किसी ने तुम्हें सुन लिया ना तो बेहोश हो जाएंगे, सारा हॉस्पिटल कोमा में चला जाएगा। इन सालों को अपनी भाषाएं एलियन लगती हैं, इतने मतलबी हैं ये इंसान, इसलिए इनके सामने इनके जैसा ही बनकर रहना पड़ता है। अगर इनको जरा सा भी लगा कि तुम अलग हो तो नोच कर खा जाएंगे तुमको। जीवंता ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोली, तुम इंसानों से अभी तक इतनी घृणा करती हो क्या? प्यार करने लायक तुमने बनाया भी नहीं है उनको। मृगांका ने तुरंत ही जवाब दिया और आगे बोली, बाय गॉड, अगर मैं पृथ्वी की रक्षक होती और मेरे सामने अगर ये लोग ऐसा सत्यानाश फिराते पृथ्वी का, तो मैं सूरज को सीधा उतार देती इनके घरों पर। इनसे अच्छे तो डायनासोर थे। तुम्हें ही बड़ी लगी थी इंसान बनाने की, अब भुगतो। मृगांका चिढ़ गई। मृगांका तुम। जीवंता ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मृगांका ने दोबारा उसकी बात काटते हुए कहा, तुम यहाँ पर आई क्यों? ये देखने की मैं इसका क्या करने वाली हूँ?
रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये इंसान है अपने आप को पहले बचाने की बजाय दूसरों को खत्म करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ये लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर वो दूसरी तरफ जाकर ट्रे में से कुछ चीजें टटोलने लगी। उसने फिर एक सर्जिकल ब्लेड उठाकर अपनी जेब में डाल दिया। वहीं जीवंता ने अपना सिर हिला दिया। फिर उसने कहा, तुम्हें उस परिवार का पुत्र मिल गया? मृगांका की भवें सिकुड़ गई। वो बोली, वो चांडाल आत्मा अभी तक सुधरा नहीं ना। साला पिछले 100 सालों से मेरे सामने नहीं आया, लेकिन नजर पूरी बनाई हुई है उसने। कमीना पावड़ कहीं का। तुमने उसे अंतिम बार देखते ही उसके सिर पर गमला मार दिया था। जीवंता ने चिंता भरे स्वर में कहा। तो अभी तक उसका सिर ठीक नहीं हुआ? मृगांका ने हंसते हुए कहा तो जीवंता ने उसे समझाने की कोशिश की। वो मृत्यु है मृगांका, तुम उसके साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकती हो। मृगांका ने भी तुरंत ही जवाब दिया, मैं तो कहती हूँ कि मुझे दंड दे दो यार, लेकिन तुम्हारा भाई एक नंबर का रंगा सियार है। अब काम ही उसके ऐसे, बंदा कैसे ना मुक्का मारे उसको। मृगांका एकदम से चिढ़ गई और आगे गुस्से से बोली, उसने उद्यमेन की माँ के साथ जो किया वो ठीक था। किसी के भाग्य को बदलना हमारे वश में नहीं है। जीवंता का स्वर एकदम शांत हो चुका था। तभी मृगांका ने कहा, तुम्हारे वश में है क्या? श्राप देना ना, मजाक की बात नहीं है। तुम दोनों के दोनों नकारा हो। जीवंता ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर वो चुप हो गई। उसके बाद उसने कहा, तुम नहीं समझोगी मृगांका, ये चीजें जो हम लोग कर रहे हैं वो किस लिए है। मुझे समझना भी नहीं है। मुझे महीने तक और मेरा कबीला फिर श्राप मुक्त हो जाएगा। इससे ज्यादा ना मुझे कुछ जानना है और ना करना है। कहते हुए मृगांका ने अपने कंधे झटक दिए। कुछ क्षण पश्चात जीवंता ने कहा, मूल भेड़ियों का अधिपति लौट चुका है। तुम जानती हो ना उसका उद्देश्य क्या है? पता है मुझे, और ये भी पता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा पक्षपाती हो, इसलिए उसको कभी नहीं रोकोगे। लेकिन इतना याद रखना, मैं अपने कबीले वालों को बचा कर रहूंगी। 6 महीने और फिर बस। इतना कहकर मृगांका पलटी और जाने लगी कि तभी जीवंता ने कहा, तुम 6 महीने पश्चात तुम क्या करोगी मृगांका? मृगांका रुक गई लेकिन पलटी नहीं। फिर उसने कहा, वही जो मुझे उस रात करना था लेकिन करने नहीं दिया गया, राजवंशियों का खात्मा। ये लड़का आखिरी है ना, तो इसी के साथ सब खत्म होगा, मेरा बदला। और उसने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर जाकर एकदम से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के पीछे खड़ा मृत्यु सामने आया और वो मुस्कुरा दिया। वो अभी तक नहीं बदली, 900 साल बाद भी इसके वही तेवर है। जीवंता ने हारी हुई आवाज में कहा। मृत्यु ने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। इसीलिए तो मृग सबसे अलग है, कोई भी छलावा नहीं, कोई भी स्वांग नहीं, पूर्णतः वास्तविक। जीवंता के माथे पर बल पड़ गए। उसने पलटकर आरित की तरफ देखा तो मृत्यु ने कहा, क्या स्थिति है? वो ठीक है, मरेगा नहीं। जीवंता ने कहा और पलटकर मृत्यु की तरफ देखा। और तुम क्या करोगे अब? तुम जानते हो ना कि तुम किसी के भाग्य अथवा विधि के विधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। जीवंता की बात सुनकर मृत्यु ने अपने कंधे झटक दिए, लेकिन उसकी अगली बात जीवंता को फिर चिंता में डाल गई। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ जीवंता, मैं बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए खेलने वाला हूँ, बस कुछ ज्यादा नहीं। और खेल शुरू हो चुका है, खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। मृत्युदेव कौन सा खेल खेलने की बात कर रहे थे? क्या मंशा थी उनकी? क्या सच में मृगांका सम्रज को सिर्फ 6 महीने तक बचाने वाली थी, लेकिन उसके बाद क्या वो सच में उसके साथ भी वही करने वाली थी जो 900 साल पहले उसने उस राजवंश के साथ किया था? या इस बार मृगा